अब आया हमारा स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स ऐसे होते हैं कि जो कि जिनको अगर मैं बोलूँ एक आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि जो कि अभी पौधे हैं, जिनको अभी कंपनी को बढ़ना है, लेकिन उस पौधे में आपको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जैसे कि एक नॉर्मल आता है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहीं पे आपकी वेल्थ भी क्रिएट ज़्यादा होती है। तो आपको अपना एक रिस्क देखना है कि आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो कैसी है, वो किस तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग में आप लोग को हमेशा डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करूँ। अब स्मॉल कैप फंड्स वही जो आपका 250 से अबव की रैंकिंग में रहते हैं, वो हैं ये ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि अभी नई नई लिस्ट हुई हैं, या लिस्ट भी हुई तो उनका मार्केट कैपिटल अभी कम है, अपनी ये इनिशियल स्टेज पे चल रही हैं ग्रोथिंग की, लेकिन इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी होती हैं। इसी वजह से जो इनका रिटर्न है वो आप 3 साल के ऑन एन एवरेज में लेके चले तो मोर देन 25% आपको इसमें ऑन एन एवरेज रिटर्न आ जाता है 3 साल का। अब इसके बाद में फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। नमस्कार, मैं सुयश अग्निहोत्री आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इससे मुझे और भी आगे नॉलेजफुल वीडियोस लाने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, हम लोग इस जर्नी पे साथ बढ़ेंगे, साथ चलेंगे। अब आज हम लोग ने म्यूचुअल फंड्स का अपना पहला वीडियो पढ़ा, आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अभी तक हम लोग ने जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा कि टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, और उसके बाद में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड का पढ़ा उनके स्ट्रक्चर वाइज में, जो कि था क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और इंटरवल एंडेड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड उनका एसेट इन्वेस्टमेंट वाइज में। अब एसेट इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ कि जो भी आप लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा देते हो, चाहे वो मंथली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, ईयरली दे रहे हो, या लमसम अमाउंट में दे रहे हो, वो जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास में वो एक एसेट क्रिएट हो जाता है। उनके पास में वो अगर 100 लोग भी हजार हजार रुपए मंथली दे रहे हैं तो उनके पास में एक वो एसेट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद फिर वो लोग जो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद में वो फंड मैनेजर अपनी नॉलेज को देख के, मार्केट एनालिसिस को देख के, स्टॉक एनालिसिस को देख के वो आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है वो है एसेट इन्वेस्टमेंट वाइज, कि आपका जो पैसा है जो उनके लिए एक एसेट है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग में वो डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि इक्विटी, डेप्थ और मल्टी एसेट। अब इक्विटी क्लासिफिकेशन क्या होता है? इक्विटी मीन्स होता है कि आपका जो पैसा है वो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि इसमें मोर देन 80% जो आपका अमाउंट है वो आपका अमाउंट इक्विटी में जाता है, मीन्स आपका स्टॉक मार्केट में जाता है 80% ऑफ अमाउंट, और बाकी जो 20% है वो आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें जाता है। इसके बाद आता है डेप्थ। अब डेप्थ क्या चीज होती है? आप लोग ने कई बार टर्म सुना होगा बॉन्ड, कि बॉन्ड आखिर क्या चीज होते हैं। तो बॉन्ड एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि कंपनीज जितनी भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो पीएसयूज हो, चाहे वो गवर्नमेंट भी कई बार बॉन्ड्स इशू करती है, पीएसयूज बैंक कई बार बॉन्ड इशू करते हैं, उसमें क्या रहता है कि एक फिक्स्ड आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी आपको ऑफर करती है, बदले में जो आप उनको एक पैसा दे रहे हो उसमें उसमें क्या रहता है कि वो आपके लेस वोलाटाइल रहते हैं, लेस रिस्की रहते हैं, लेकिन जो रिटर्न होता है वो भी आपका जो इक्विटी है उससे कम रहता है, लेकिन वो आपका फिक्स रिटर्न रहता है, सेफ रिटर्न रहता है, कि आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज आपको 7 to 9% रिटर्न आपको एक डेप्थ में मिल जाता है। डेप्थ जो आपके म्यूचुअल फंड्स है उसमें आपको 7 to 9% का एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, एक इस तरह का रिटर्न आपको डेप्थ में मिल जाता है। इसके बाद है मल्टी एसेट। अब मल्टी एसेट जैसे कि आप समझ ही रहे हो, मल्टी एसेट मीन्स कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसमें आपका जो पैसा है वो इक्विटी में भी जा रहा हो, डेप्थ में भी जा रहा हो, और आपका मल्टी एसेट मीन्स जैसे कि बहुत सारे मल्टी एसेट होते हैं, जहाँ जैसे कि हम लोग को जो इंडिया में एक फेमस है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें तो इसी तरीके से मल्टी एसेट में आपका जो पैसा है वो बाइफरकेट होता है, आपका इक्विटी में, स्टॉक्स में, फिर आपके बॉन्ड्स में, उसके बाद में आपका गोल्ड और सिल्वर में भी आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। गोल्ड और सिल्वर में फिजिकल फॉर्म में नहीं, उनका जो डिजिटल फॉर्म होता है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जो उसका जो रेशियो रहता है कि वो जैसे जैसे आपका जो गोल्ड की प्राइस है वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो उसमें भी वही एलोकेशन के अकॉर्डिंग में वो आपका ऊपर और नीचे जाएगा। तो जो मल्टी एसेट होता है वो आपको तीनों की ही क्वालिटीज देता है, और उन लोगों को भी सेटिस्फाई करता है जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे को मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो उनके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है मल्टी एसेट। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन, तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। मीन्स जो आपका शेयर मार्केट है उसके अकॉर्डिंग में हमारे जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है वो कैसे होते हैं। जैसे कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड और लार्ज मिड कैप फंड। अब आपने बहुत सारे फंड्स के आगे सुना होगा, जैसे कि सपोज करिए XYZ फ्लेक्सी कैप, XYZ फोकस्ड फंड, XYZ मिड कैप फंड, इस तरह के आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन अब लोग उसे रिलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हर चीज एक नया है, उनको लगता है कि हर एक चीज अलग अलग है, और हर एक चीज में मैं कैसे इसको समझूं, कैसे क्या चीज में इन्वेस्ट करूं, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। लेकिन
ये सब एक क्लासिफिकेशन के अंदर में ही रहता है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप फंड्स में क्या रहता है कि जो टॉप 100 कंपनीज हो रहे हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टॉप 100 कंपनियों की रैंकिंग में आता है, कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करती है। इसमें मोर देन 80% पैसा आपका इक्विटी लार्ज कैप में जाता है और फिर 20% पैसा आपका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या आपके पीएसयूज बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, उसमें जाता है। तो इसमें लार्ज कैप में क्या आता है, क्योंकि जो कंपनीज है उनका मार्केट कैपिटल ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है और ऑलरेडी जो मार्केट कैपिटल के साथ साथ में वो कंपनी काफ़ी स्टेबल है, तो ये जो फंड्स होते हैं वो आपके लेस रिस्की होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं और इनका जो रिटर्न है, अगर मैं 3 साल का ऑन एन एवरेज बोलूँ तो इसमें जो रिटर्न आपको वो 12 टू 14%, 15% के बीच में आपको इसमें आराम से मिल जाता है 3 साल का, अगर आप हॉरिजॉन ऑन एन एवरेज लेके चलोगे तो लार्ज कैप फंड्स में। अब इसके बाद आया हमारा मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप फंड्स में क्या होता है कि जो कंपनीज 100 टू 250 है, मींस 5000 करोड़ के मार्केट कैप से लेके 20,000 मार्केट करोड़ के कैपिटल तक, उन कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। लेकिन अब इसमें भी वही रहता है कि मोर देन 80% में आपका मिड कैप फंड्स रहेंगे। मिड कैप फंड्स में क्या, आपकी जो स्टेबिलिटी है और जो वोलेटिलिटी है वो आपका लार्ज कैप फंड से तो कम रहती है, लेकिन इसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आप 3 साल का ऑन एन एवरेज आप अगर उसको लेके चलते हो तो आपको 17 से 18% का रिटर्न आपको इसमें आराम से मिल जाता है ऑन रिस्पेक्ट ऑफ की मार्केट कैसा जा रहा है। तो मिड कैप फंड्स ये हो गया। अब आया हमारा स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स ऐसे होते हैं कि जो कि जिनको अगर मैं बोलूँ, एक आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि जो कि अभी पौधे हैं, जिनको अभी कंपनी को बढ़ना है, लेकिन उस पौधे में आपको क्या है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे कि एक नॉर्मल आता है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहीं पे आपकी वेल्थ भी क्रिएट ज़्यादा होती है। तो आपको अपना एक रिस्क देखना है कि आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, वो किस तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग में आप लोग को हमेशा डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करूँ। अब स्मॉल कैप फंड्स भाई जो आपका 250 से अबव की रैंकिंग में रहते हैं वो हैं, ये ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि अभी नई नई लिस्ट हुई हैं या लिस्ट भी हुई तो उनका मार्केट कैपिटल अभी कम है, अपनी ये इनिशियल स्टेज पे चल रही है ग्रोथिंग की, लेकिन इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी होती हैं। इसी वजह से जो इनका रिटर्न है वो आप 3 साल के ऑन एन एवरेज में लेके चले तो मोर देन 25% आपको इसमें ऑन एन एवरेज रिटर्न आ जाता है 3 साल का। अब इसके बाद में फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड आज के टाइम पे मैं बोलूंगा कि एक ऑल इन वन फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। इसमें आपका तीनों का एक सम रहता है। आप ये मान के चलिए 60 से 70% आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में जाता है, 15 से 20% पैसा आपका मिड कैप में जाता है और 10 टू 20% पैसा आपका स्मॉल आपको इसमें स्टेबिलिटी भी मिलती है, लेस वोलेटिलिटी भी रहती है, लेस रिस्की रहता है, लेकिन जो रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी कुछ पोर्शन है और रिस्क भी कम रहता है क्योंकि इसमें लार्ज कैप का भी पोर्शन है। तो ये जो फंड है वो बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप इसको भी एक बार लुकआउट कर सकते हो, ये एक बहुत ही पॉपुलर फंड है आजकल के टाइम पे। अब इसके बाद आया फोकस फंड। जनरली जो बाकी सारे फंड्स होते हैं इसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं या जो उनका जो पोर्टफोलियो आप ये मान के चलिए मोर देन 40 टू 50 कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में। सपोज करिए कि कोई एक कंपनी है जहाँ पे उसका वेटेज ज़्यादा है, उसको 5% होगा, फिर बहुत सारी कंपनीज इनका 1% होगा, 1-2% होगा, किसी का 0.5% होगा का उनका इन्वेस्टमेंट। मीन आप इस तरह से समझिए कि जो फंड मैनेजर है, सपोज करिए आपका जो 1000 रुपये है तो उसको 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उस कंपनी के परफॉर्मेंस उसकी उस जो फंड है उसका रिस्क प्रोफाइल को देख के वो उसको वेटेज में करता है कि कोई अगर स्टॉक अच्छा है तो उसमें 5% डालेगा पैसा आपका 1000 रुपये का, कोई स्टॉक उसको लग रहा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लेकिन रिस्की है तो उसमें वो 1% डालेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ रहता है। अब फोकस फंड में क्या रहता है, फोकस फंड में आपके जो लिमिटेड है वो 20 टू 30 शेयर्स ही रहते हैं फोकस फंड में। जैसे कि बहुत सारे आपने सुना होगा XYZ25 फोकस्ड फंड, इस तरह से आपने बहुत सारी स्कीम सुनी होंगी। तो उसमें क्या रहता है कि उस फोकस फंड का मतलब है कि उसमें आपका वो 25 ही शेयर है, 20 ही शेयर है, तो उसमें क्या है कि वो एक जनरली एक सेक्टर को लेके चलता है कि आप सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फोकस फंड, तो उसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी आपके पावर जनरेशन से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसी में वो लोग करेंगे। या फिर आप मान के चलिए कि रिन्यूएबल फोकस फंड, तो रिन्यूएबल में वो जो 20-25 कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में उसी में ही फोकस करेंगी। या फिर एक जनरलाइज भी फोकस फंड हो सकता है, तो वो फोकस फंड रहता है। अब इसके बाद वह लार्ज मिड कैप फंड, जैसे कि आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका लार्ज कैप में भी होता है और मिड कैप में भी रहता है। लार्ज कैप में आपका 50 टू 60% रहता है और मिड कैप में आपका 30 टू 40% रहता है। तो इसमें आपको दोनों चीज के बेनिफिट मिल जाते हैं कि आपको जो ग्रोथ है वो भी मिड कैप के मैचिंग का अप्रॉक्स आपका आधा 1% नीचे ही रहता है मिड कैप से, जो आपके मिड कैप फंड है उनसे, तो वो मिल जाता है और ये रिस्क भी जो है वो आपका एक कम कर देता है। तो ये जो सारे फंड्स हैं इक्विटी के, ये मैंने आपको समझाए हैं। अब आप लोग
कभी भी अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हो तो आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार कंसिडर करके अपने एक रिस्क प्रोफाइल रख के आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपने एक डिसाइड किया कि आपको अगर इतना फंड कर, सपोज करिए आपको 5000 से स्टार्ट करनी है, तो 5000 मेरा ये मानना है कि आप एक ही फंड में ना डाल के आप उसको डिवाइड कर दीजिए 2 फंड में, 2500 की आप अपना एसआईपी चलाइए। और उस 2500 में क्या रहेगा कि आप 2500 किसी एक सेफ फंड में जहाँ पे लेस वोलाटाइल है और रिटर्न आपका एक सेफ है, और बचा जो 2500 है आप उसको एक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल सकते हो, जिससे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बैलेंस रहेगा। अब आते हैं आज के हम लोग मोटिवेशनल थॉट सेक्शन में। आज का जो थॉट मैं लेके आया हूँ वो है, इफ पीपल मेंटेन द बिलीफ सिस्टम दैट एम्पावर देम, they will keep coming back with enough action and enough resourcefulness to succeed eventually। इसका मतलब आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा, और जो मैंने फोटो लगाई है वो तो आप लोग को ध्यान ही होगी। इस बार जो आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, जो पहला मैच था इंडिया और पाकिस्तान मैच का, ये सिचुएशन सब लोगों को ध्यान होगी कि हम लोग को 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हमारी इंडियन टीम के अंदर में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप था कि हम लोग जीत सकते हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम उन लोगों ने डेवलप करके रखा, जिसकी वजह से जो उनके एक्शंस थे वो भी उस तरीके से आने लगे कि हम लोग रियल में वो चीज़ जीत गए। मीन्स जो मैच सब लोग ये मान रहे थे कि इंडिया नहीं जीत सकती, इम्पॉसिबल विनिंग लग रही थी, उस मैच को इंडियन टीम ने जीत के दिखाया है, वो सिर्फ इस बिलीफ सिस्टम की वजह से। इस जो बिलीफ सिस्टम, अगर मैं एक अपनी भाषा में बोलूँ तो वो एक ब्रह्मास्त्र है सबके लिए। अगर आपके पास में बिलीफ सिस्टम है, अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हो, तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके एक्शंस भी उस अकॉर्डिंग होने लगेंगे, और नेचर से भी आप लोगों को इस तरह का पावर और पॉजिटिविटी आने लगेगी कि आप उस चीज़ में